ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत सारी फाइट्स होती हैं और हर एक एनिमे के अंदर फाइट तो होती है, फिर चाहे वो नारुतो हो, जुजुत्सु काइसन या फिर कोई भी एनिमे हो जो कि फाइटिंग के बारे में हो। और कुछ फाइट होती है जो कि बहुत ही खास होती हैं और बहुत ही अच्छी होती हैं, क्योंकि उस फाइट को अच्छा बनाती है उसकी स्टोरी लाइन, उसका एक्शन, उसके इमोशंस, ना कि बस फाइटिंग और एक दूसरे को मुक्के मारना। इसलिए ड्रैगन बॉल, नारुतो और बाकी सब एनिमे के अंदर जो फाइट्स होती हैं वो इतनी अच्छी लगती हैं और इतनी खतरनाक लगती हैं, क्योंकि उनको देख के मजा आ जाता है और हम लोग सोचते हैं कि आगे क्या होने वाला है, कौन जीतेगा, कौन हारेगा और आगे चलकर क्या होगा। और ये चीज़ सिर्फ ड्रैगन बॉल के अंदर नहीं होती, बल्कि बहुत से एनिमे के अंदर होती है जिनको देखकर तुम लोग कभी बोर नहीं होते होगे। तो आज मैं बताने वाला हूँ टॉप 10 एनिमे फाइट्स, मतलब मेरी फेवरेट। ऐसा नहीं कि ये टॉप 10 फाइट्स बेस्ट हैं, मतलब कोई और भी हो सकती हैं और शायद मैंने देखी भी ना हो, लेकिन तब भी जो मुझे अच्छी लगती हैं, जो मेरे ओपिनियन में सबसे बेस्ट फाइट हैं टॉप 10, वो यही है। ये मेरी फेवरेट फाइट्स हैं और इनको देखकर बहुत ही मजा आ जाता है। और शायद तुम लोग मुझसे एग्री भी करो या फिर डिसएग्री करो, पर जो भी हो वो तुम नीचे कमेंट कर बता सकते हो। इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे से सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें गेम पसंद है तो मेरा दूसरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारी वीडियोस डालने वाला हूँ, तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर लो वहाँ पर भी। सो लेट्स गो। नंबर 10। मुझे अपने आप को उस तेजी से तोड़ना है जिस तेजी से वो मुझे ठीक कर सके। तो मैं वो हीरो कैसे बन सकता हूँ जो सबको बचाता है? डेकू वर्सेस ओवरहॉल। अब ये वाली फाइट मेरी फेवरेट है माय हीरो एकेडेमिया के अंदर, क्योंकि इसके अंदर डेकू इस्तेमाल करता है अपना इन्फिनिट 100%, क्योंकि हम लोगों को पता है कि डेकू के पास जो क्वर्क है वन फॉर ऑल, उसकी बॉडी को हैंडल नहीं कर सकती है। मतलब जब वो पहले इस्तेमाल कर रहा था उसको, तो उसको पूरे हाथ टूट रहा था, उसकी पूरी उंगलियां टूट रही थी, और वो जो भी करता था उससे उसकी कुछ ना कुछ टूटता ही था। मतलब उसकी बॉडी इसको हैंडल बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। वो ट्रेनिंग कर रहा था लेकिन तब भी कोई फायदा नहीं हो रहा था और ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहा था वो। लेकिन जब वो बचाने जा रहा होता है एरी को, जो कि ओवरऑल इस्तेमाल कर रहा होता है, तो जब उसने एरी को पकड़ा हुआ होता है तो वो इस्तेमाल कर पा रहा होता है इन्फिनिट 100%। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों है, क्योंकि एरी का क्वर्क होता है कि वो किसी भी चीज को रिवर्स कर सकती है, और इसी वजह से ओवरहॉल ने एरी को पकड़ा हुआ होता है ताकि वो सभी इंसानों से क्वर्क निकाल सके और सबको वापस से नॉर्मल कर सके। लेकिन जब डेकू एरी को पकड़ता है और उसका क्वर्क इस्तेमाल करता है, तो जैसे उसकी बॉडी डैमेज होती जाती है, एरी उसको रिवर्स करते जाती है, और जितनी स्पीड में उसकी बॉडी टूट रही होती है उतनी स्पीड में उसकी बॉडी सही भी हो रही होती है, और उसकी वजह से इस्तेमाल कर पाता है इन्फिनिट 100%। और उसके अंदर वो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। मतलब ओवरहॉल उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। सभी हीरोज फाइट कर रहे होते हैं ओवरहॉल से, लेकिन तब भी कोई भी नहीं जीत पा रहा होता है, और लेमिलियन जो अपना क्वर्क भी खो देता है उसकी वजह से। लेकिन जब डेको अपना इस्तेमाल करता है इन्फिनिट 100%, तो ओवरहॉल भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। वो लिटरली उसको ऐसे लात मारता है कि वो हवा में जाके चला जाता है, और उसको इतनी बुरी तरह मारता है कि ओवरहॉल उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, और आखिर में वो बहुत से पंचेस की बराज मारता है और वहीं पे ओवरहॉल खत्म हो जाता है। और डेको पहली बार इस्तेमाल करता है इन्फिनिट 100% और सरपास कर लेता है ऑल माइट को और बन जाता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पूरे एमएचए यूनिवर्स के अंदर। इस पॉइंट पर नंबर 9। But all that work may just pay off. I'm a human with no magic, but that's not all that you're up against when you face me. आस्था वर्सेस लीबे। अब ये वाली फाइट है आस्था वर्सेस लीबे। अब लीबे कौन है? वो वही डीमन है एंटी मैजिक वाला जो कि आस्था के अंदर होता है और जो कि उसको पावर देता है। लेकिन जब फाइनल एपिसोड के अंदर आस्था जाता है ट्रेनिंग करने के लिए ताकि वो कंट्रोल कर सके अपनी डीमन पावर्स को, तो वो मिलता है लीबे से। आस्था के पास कोई मैजिक नहीं है। ब्लैक क्लोवर के यूनिवर्स के अंदर सबके पास मैजिक होता है, और जिसके पास भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक होता है वही होता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट। लेकिन आस्था, उसके पास एक भी मैजिक नहीं है। मतलब वो बिना मैजिक के पैदा हुआ है इस मैजिक की दुनिया के अंदर, लेकिन उसे बहुत ट्रेन करी और बहुत ताकतवर बन गया बिना मैजिक के भी, और उसको मिल गया एंटी मैजिक जो कि थी डीमन पावर्स। लेकिन जब उसको मिलता है वही डीमन जो कि उसको पावर दे रहा था, तो आस्था के अंदर से सारी पावर चली जाती हैं और उसके पास अपना हाथ भी नहीं होता। उसके पास होता है अपनी तलवार, अपनी ताकत और अपना एक्सपीरियंस। और यहाँ पर आस्था और लीबे फाइट करते हैं। लीबे जिसके पास है एंटी मैजिक जो ही किसी की भी मैजिक को रोक सकता है, वो लड़ता है आस्था से जिसके पास कोई भी मैजिक नहीं है। मतलब लीबे के पास एक ऐसी पावर है जो ही किसी को भी हरा लेगी जिसके पास मैजिक होगा। लेकिन वो किससे फाइट कर रहा है? आस्था से, जो कि एक इंसान है जिसके पास मैजिक नहीं है। और आस्था अपनी ट्रेनिंग की मदद से, अपनी ताकत की मदद से लीबे को भी हरा रहा होता है। लीबे इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता, और लीबे जो भी करता है अपना एंटी मैजिक कोई भी अटैक, आस्था के सामने वो कुछ भी काम नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि आस्था के पास कोई मैजिक ही नहीं था। और तुम इसी फाइट से समझ जाओगे कि आस्था अपने मैजिक के बिना भी कितना स्ट्रांग है और वो क्यों अपनी पावर को इतना डिजर्व करता है। और फाइट करने के बाद आस्था फाइनली हरा देता है लीबे को। लेकिन आस्था हराने के बाद भी लीबे को मारता नहीं है या फिर उसको बंद कर देता है अपने अंदर ताकि उसकी पावर इस्तेमाल कर सके, बल्कि वो लीबे को अपना दोस्त बना लेता है। वो कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, वो कितनी पावर पाले, वो तब भी आस्था ही रहेगा, और तभी वो दोस्त बन जाता है लीबे के साथ। और आस्था यहाँ पे बिना किसी मदद के, अपने दम पर ही, बिना किसी मैजिक के भी लीबे को हरा देता है। और इसलिए ये है बेस्ट फाइट पूरे ब्लैक क्लोवर के अंदर। नंबर 8।
लेकिन मेरी डोरियां जलकर राख हो गई। नेज़ुको और मेरा रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता, कोई भी नहीं। तांजिरो वर्सेस रूई। अब ये फाइट है डीमन स्लेयर से, और इसी फाइट की वजह से मैंने डीमन स्लेयर देखना भी शुरू किया था, और बहुत से लोगों ने भी ये देखना शुरू किया था सिर्फ इसी फाइट की वजह से। तो जब तांजिरो, ज़ेनित्सु और इनोसुके जाते हैं एक जंगल के अंदर, तो उनको मिलते हैं एक डीमन जो कि बहुत स्ट्रांग होता है। उनको एक डीमन मिलता है जिसका नाम होता है रूई, जो कि होता है एक लोअर मून, जिसका मतलब वो एक नॉर्मल डीमन से बहुत स्ट्रांग होता है और उसकी पावर का कोई मुकाबला नहीं है। तो तांजिरो से लड़ता है अकेले नेज़ुको के साथ, लेकिन वो जो भी करता है उसके सामने वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी ताकत बहुत ही खतरनाक होती है और उसके धागे बहुत ही खतरनाक होते हैं, जिसकी वजह से नेज़ुको अपना हाथ भी खो देती है। इस जीवन को पता नहीं कौन सी ऑब्सेशन थी फैमिली से, और अपने भाई बहन बना रहा होता है हर जगह, किसके पास डीमन भाई बहन होते हैं। और तभी वो डिसाइड करता है कि उसको नेज़ुको चाहिए ताकि उसको बहन बना सके अपनी, और तभी वो नेज़ुको को बंद कर देता है। और इस फाइट के अंदर तांजिरो की स्वॉर्ड भी टूट जाती है और नेज़ुको भी उसके धागों में फंस जाती है। तांजिरो जो कि इसके सामने बहुत ही कमजोर है, वो तभी फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो उसको गला काटने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो काट भी नहीं पाता। और तभी तांजिरो को समझ आता है कि ये डीमंस कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं। लेकिन तांजिरो तभी अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करता है, मतलब 100% ऑफ वाटर ब्रीदिंग, और तभी वो उसके धागे तोड़ पाता है। मतलब उसके नॉर्मल धागे अपनी फुल पावर के अंदर भी नहीं है, लेकिन जब अपने धागों के अंदर अपनी पूरी पावर इस्तेमाल करता है, तब तांजिरो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और तभी तांजिरो इस्तेमाल करता है अपना सन ब्रीदिंग, हिनो कामी कागुरा। और ये वाला मूवमेंट कितना कूल है, मतलब सबसे खतरनाक मूवमेंट पूरे डीमन स्लेयर के अंदर। तांजिरो उसके धागों को तोड़ता रहता है और उसकी तरफ जाता है जब तक वो उसका गला काट देता है पूरा। और नेज़ुको भी मदद करती है उसकी, और वो दोनों मिलकर मार देते हैं एक लोअर मून को अपने दम पर ही। और तुम्हें पता है क्या, इसके बाद भी वो नहीं मरता, जब तक एक हाशिर आता है और उसको 1 सेकंड में मार देता है। तो तुम सोच सकते हो कि तांजिरो एक लो लेवल बॉस के अंदर अपनी फुल पावर इस्तेमाल करता है और वो तब भी हार जाता है, लेकिन ये पूरी कोशिश करता है। और इस वजह से ये सबसे बेस्ट फाइट है पूरे डीमन स्लेयर के अंदर, और से ये मेरी फेवरेट फाइट है पूरे डीमन स्लेयर के अंदर, और मैं इसको आज भी देखकर बोर नहीं होता हूँ। नंबर 7। पहले तो बहुत मजा कर रहे थे, अब क्या हो गया तुम्हें? हाँ, एक अकेला सोल्जर मेरे लिए खतरा बन सकता है। हाँ, कैप्टन लीवाई बड़ा खतरा है। मेरे पास वक्त बहुत कम है। हाँ जाओ, मैं तुम्हें मजा दिलाता हूँ। लीवाई वर्सेस बीस्ट टाइटन। तो एरविन और बाकी सब लोग सैक्रिफाइस कर देते हैं और सभी मरने शुरू हो जाते हैं, और वही मौका इस्तेमाल करके लीवाई जाता है बीस्ट टाइटन के पास। और जब बीस्ट टाइटन सभी सोल्जर्स को मार देता है, तभी आता है लीवाई उस धुएं के अंदर से। और जब बीस्ट टाइटन उसको मारने की कोशिश करता है, लीवाई बस उसका हार्ट काटता है, और तभी उसको कुछ याद आता है। उसको एक फ्लैशबैक आता है लिटरली, जहाँ पर राइनर बताता है कि उसको एक बंदे से दूर रहना है, एक बंदा जो कि सबसे खतरनाक है, जिसके सामने एक बीस्ट टाइटन भी कुछ नहीं कर पाएगा, और वो कौन है? कैप्टन लीवाई। राइनर ने खुद बोल दिया कि अगर उसको लीवाई मिल गया तो उसकी फट के हाथ में आ जाएगी, और बीस्ट टाइटन को लीवाई मिल गया, और लीवाई ने क्या किया? उसकी फाड़ के रख दी पूरी तरह। उसने लिटरली बीस्ट टाइटन को इतनी बुरी तरह मारा और उसको वहां से बाहर निकाल के उसका पूरा गला काट दिया, और लीवाई ने लिटरली उसको 1 मिनट के अंदर ही हरा दिया, इतने बड़े बीस्ट टाइटन को। और ये पूरे अटैक ऑन टाइटन के अंदर सबसे बेस्ट फाइट है, मतलब ये फाइट भी नहीं है यहाँ पर। तो लीवाई बस एक मंकी को मार रहा है और फिर उसका गला काट देता है। अच्छा, वो दूसरा टाइटन आ गया, वरना लीवाई तो उसको मार ही देता है यहाँ पर। और तुम्हें पता है क्या है, जब ज़ीक मिलता है एरन से, तभी लीवाई भी वहाँ पे आ जाता है, और ज़ीक की उसको देखकर इतनी फट जाती है कि वो वहीं से भाग जाता है। तो एक बीस्ट टाइटन भी लीवाई से डर जाता है, और इसलिए ये सबसे बेस्ट मोमेंट है पूरे अटैक ऑन टाइटन के अंदर, और तुमने पक्का ये देखा ही होगा। नंबर 6। सास्के, वो तुम हो जो बनोगे मेरी नई रोशनी। मांगे क्यों शारिंगान को एक्टिवेट करने के लिए एक उचिहा को अपने दोस्त को खत्म करना पड़ता है। हम दोनों एक खराब ब्लड लाइन से है जिसने सदियों से इसी तरह अपनी ताकत बढ़ाई है। अब आओ मेरे छोटे भाई। सास्के वर्सेस इटाची। अब जब से हम लोगों को देखा था सास्के, उसका बस एक ही गोल था, अपने भाई को मारना, इटाची। और जब वो ओरोचिमारू के साथ ट्रेनिंग करता है 3 सालों के लिए, तो वो फाइनली तैयार होता है इटाची से लड़ने के लिए। और जब उसको इटाची मिलता है तो उनकी फाइट बहुत ही खतरनाक होती है। वो दोनों एक दूसरे को मार रहे होते हैं, अपने गेंजुत्सु इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। सास्के ने इटाची को मार दिया, वो बस एक गेंजुत्सु था। सास्के ने फिर से इटाची को मार दिया, वो फिर से एक गेंजुत्सु था। सास्के अपने वेपन इस्तेमाल करता है और वो दिखाता है वो कितना तैयार था इस फाइट के लिए, लेकिन वो तब भी इटाची के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। इटाची लिटरली उसकी आंखें निकालने वाला होता है, लेकिन तभी सास्के इस्तेमाल करता है कर्ज मार्क, और इटाची का गेंजुत्सु भी उस पर काम नहीं करता। और जब दोनों फायरबॉल जुत्सु करते हैं, तभी इटाची इस्तेमाल करता है अमातेरासु पहली बार, और वो पता है क्या करता है? वो लिटरली आग को जला देता है। ये देखकर सास्के भी भागने लग जाता है और इटाची को डॉज करने लग जाता है, जब तक सास्के अपना फाइनल मूव दिखाता है, और वो होता है किरीन।
वो लिटरली इटाची के ऊपर बिजली गिरा देता है और इटाची तब भी उसे बच जाता है। और तभी इटाची दिखाता है अपना सुसानो और तभी सास्के से निकलता है ओरोचिमारू जो कि पूरे टाइम सास्के के अंदर था। और इटाची अपने सुसानो की मदद से ओरोचिमारू को सील कर देता है और बचता है सिर्फ सास्के बिना कर्ज मार के। और अब उसके पास कोई भी चाकरा नहीं होता। इटाची बढ़ रहा होता है सास्के की तरफ और सास्के के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और जब सबने सोचा होगा कि इटाची सास्के की आंखें निकाल देगा, लेकिन कुछ और ही करता है। वो सास्के को कुछ बोलता है और वो वहीं पर मर जाता है। ये देखकर सास्के को भी यकीन नहीं होता और वो भी गिर जाता है। और इस फाइट के बाद सास्के को पता चलता है कि इटाची कभी विलन था ही नहीं, बल्कि वो एक अच्छा इंसान था जो कि सास्के को बचाने की कोशिश कर रहा था। और उसने पूरी फाइट करी ताकि ओरोचिमारू से बाहर निकल जाए और इटाची सास्के को ओरोचिमारू से बचा सके। और ये देखकर सास्के की भी हालत खराब हो जाती है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी इटाची को मारने के लिए करी और इटाची ने क्या किया, उसकी जान बचाई। और यही वजह है कि ये पूरी फाइट इतनी खतरनाक थी, क्योंकि अगर इटाची पूरी कोशिश करता है सास्के को मारने की तो सास्के को मार भी देता, लेकिन वो नहीं कर रहा था, बल्कि वो बस एक नाटक कर रहा था। और ये सबसे बेस्ट फाइट में से एक है पूरे नारुतो के अंदर। नंबर 5, नारुतो वर्सेस सास्के। अब ये वाली फाइट है नारुतो वर्सेस सास्के फाइनल वैली के अंदर, मतलब फाइनल फाइट। जब वो दोनों मिलकर हरा देते हैं कागुया को तो सास्के डिसाइड करता है कि उसको चाहिए रेवोल्यूशन। वो बनेगा एक होकागे और इस शैडो से ही सब कुछ सही करेगा। वो पूरी दुनिया की नफरत को अपने अंदर ले लेगा और सब कुछ सही कर लेगा। सब डर में जिएंगे और खुशी से जिएंगे। लेकिन नारुतो ऐसा नहीं होने देने वाला था। क्यों? क्योंकि वो सास्के का दोस्त है। और तभी वो करता है अपनी फाइनल फाइट, जिसका इंतजार मैं लिटरली शुरुआत से कर रहा था। उन दोनों की फाइट बहुत ही खतरनाक होती है। वो दोनों एक दूसरे को मारते हैं, वो दोनों अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म के अंदर जाते हैं और एक दूसरे को खतरनाक अटैक करते हैं जब तक उन दोनों का चाकरा नहीं बचता। फिर आखिर में वो बिना चाकरा के फाइट कर रहे होते हैं, एक दूसरे को मुक्के मार रहे होते हैं जब तक लिटरली उनकी कोई भी एनर्जी नहीं होती है और लिटरली शाम हो गई होती है उनको फाइट करते करते। और आखिर में उनके पास कोई भी एनर्जी नहीं होती है और वो लिटरली मरने की हालत में पहुंच जाते हैं। और आखिर में सास्के अपना चिदोरी करता है और नारुतो अपना रसेंगन। सास्के जो कि नीचे जा रहा होता है और नारुतो जो कि ऊपर जा रहा होता है। और नारुतो पहली बार बिना शैडो क्लोन की मदद से अपना रसेंगन बनाता है, जबकि पूरी सीरीज के अंदर उसको चाहिए होते हैं शैडो क्लोन्स। और यहाँ पर नारुतो फाइनली हरा देता है सास्के को और वो दोनों अपने हाथ खो देते हैं। लेकिन तब भी सास्के हार जाता है और नारुतो फाइनली जीत जाता है और सब कुछ सही कर लेता है वो अकेले। और ये नारुतो की सबसे फाइनल फाइट है और इसलिए बहुत स्पेशल है और उसको लिस्ट में तो रखना ही था। अब खुद फाइट के अंदर कुछ खास नहीं होता है, मतलब वो दोनों जुट्सु कर रहे होते हैं और कुछ खास नहीं होता, लेकिन एनिमेशन बहुत ही खतरनाक होती है और देखने में बहुत ही मजा आता है। और इसकी एंडिंग तो बहुत ही खतरनाक थी और इसलिए मैंने रखा है इसको नंबर 5 पर। नंबर 4, एम्पलीफाइड और रिवर्सल की शक्ति को मिलाओ, फिर इन्फिनिटी के इन दोनों रूप को एक दूसरे से जोड़ो और एक काल्पनिक चीज बनाकर सामने लाओ, जो है इमेजिनरी टेक्निक पर्पल। गोजो वर्सेस टोजी। अब ये वाली फाइट होती है हिडन इन्वेंटरी के अंदर, जब गोजो होता है 17 साल का और उसके पास ना ही होता है डोमेन एक्सपेंशन और वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता। लेकिन एक मिशन होता है जहाँ पर उसको बचाना होता है रिको अमानाए को और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो सोता नहीं है और इसी का फायदा उठाकर टोजी उसको अटैक करता है। उन दोनों की फाइट बहुत ही खतरनाक होती है और गोजो टोजी के सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। टोजी एक ह्यूमन है जिसके पास कोई भी कर्ज एनर्जी नहीं है, मतलब उसके अंदर कोई भी पावर नहीं है, लेकिन वो तब भी इतना स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर इतनी ज़्यादा स्पीड है। वहीं पर गोजो जो कि लिटरली एक 6 साइज यूजर है जिसके पास लिमिटलेस, मतलब उसके पास सब कुछ है, और टोजी जिसके पास कुछ भी नहीं है। वो दोनों फाइट कर रहे होते हैं और गोजो टोजी को देख भी नहीं पा रहा होता है। और जब एक सेकंड लिए गोजो अमानाए के बारे में सोचता है तभी टोजी आता है और लिटरली इसको मार देता है। वहीं पर गोजो की हालत इतनी खराब होती है कि वो लिटरली मरने वाला होता है। लेकिन तुम्हें पता है क्या होता है, गोजो वापस आ जाता है और वो भी पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। और अब उसके पास होती है रिवर्स कर्स टेक्निक, जिससे वो कुछ भी कर सकता है। और अब वो इस्तेमाल करवा रहा होता है रेड टेक्निक और अब वो ब्लू और रेड को मिलाकर बनाता है होलो पर्पल और उसकी मदद से ही वो टोजी को मार देता है वहीं पर। और इस पॉइंट पर गोजो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाता है पूरी दुनिया के अंदर और इसलिए वो बोलता भी है, थ्रू आउट हेवन एंड अर्थ आई अलोन एम द ऑनर्ड वन। और तुम यही सुन के समझ जाओ कि गोजो यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन चुका था और उसने वहाँ पर टोजी को भी मार दिया और सब कुछ सही कर लिया। लेकिन इसके बाद से गोजो की लाइफ पूरी बदल गई, क्योंकि इसके बाद से वो पूरी तरह बदल गया था। और गेटो ने भी नोटिस किया था और उससे पूछा भी था क्या वो गोजो है क्योंकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है या फिर वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि वो गोजो है। और इसलिए ये फाइट इतनी ज़्यादा अच्छी थी और इतनी खतरनाक थी। ये देखकर तो सभी पागल हो गए थे और ये मेरी फेवरेट फाइट है पूरे जुजुत्सु काइसन के अंदर। काश यूजी की जगह गोजो मैन कैरेक्टर होता, लेकिन ये फाइट बहुत ही खतरनाक थी और ये वाली फाइट तो मेरी पक्का फेवरेट में से एक है। नंबर 3,
गॉन वर्सेस पीटो। अब ये वाली फाइट है हंटर एक्स हंटर से। जब पीटो ने काइट को मार दिया होता है तो गॉन को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि गॉन और काइट बहुत अच्छे दोस्त थे और काइट जैसे ही गॉन एक हंटर बना था। लेकिन जब गॉन को पता चलता है कि काइट हमेशा के लिए मर चुका है और अब वो कभी भी वापस नहीं आने वाला, तो उसको बहुत ही गुस्सा जाता है, और मेरा मतलब बहुत ही गुस्सा। और तभी वहां पर वो सबको सैक्रिफाइस कर देता है अपनी पावर के लिए। वो अपना पूरा नैन, अपना पूरा फ्यूचर, अपनी पूरी ताकत सब कुछ सैक्रिफाइस कर देता है ताकि उसको पावर मिल सके और ताकि वो पीटो को मार सके जिस तरह उसको मरना चाहिए। और तभी गॉन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक मॉन्स्टर के अंदर। गॉन जो कि एक अच्छा बच्चा था, एक हीरो था, एक मैन कैरेक्टर था, वो लिटरली इविल बन जाता है और एक मॉन्स्टर बन जाता है। यहाँ पर पीटो भी देखकर शॉक हो जाती है और वो सोचते है कि वो किंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि लिटरली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे हंटर एक्स यूनिवर्स के अंदर। मतलब गॉन यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया था पूरे के पूरे दुनिया के अंदर। और फिर वो पीटो को लात मारता है और एक पंच मारता है, और वही काफी होता है पीटो को मारने के लिए। मतलब 2 पंचेस, एक किक और एक पंच, वो काफी होता है पीटो को मारने के लिए। और मारने के बाद भी उसको मार रहा होता है क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं होता है। उसके अंदर तब भी गुस्सा होता है और वो तब भी खाली होता है। और जब किलो आता है उसको देखता है तो उसको भी यकीन नहीं होता कि गॉन की हालत कैसी हो गई है। किलो को समझ जाता है कि गॉन ने सब कुछ सैक्रिफाइस कर दिया है और पीटो की डेड बॉडी भी उठकर उसको मार देती है, और वो अपना हाथ खो देता है उसकी वजह से, और वो वही हाथ इस्तेमाल करके पीटो को मारता है और फाइनली पीटो को हमेशा के लिए मार देता है। अब तुम सोच रहे होगे गॉन ने सब कुछ सैक्रिफाइस कर लिया, इसका क्या मतलब? इसका मतलब था कि गॉन ने लिटरली सब कुछ खो दिया। और तुम गॉन की हालत देखो, उसकी हालत खराब हो जाती है और वो लिटरली मरने वाला होता है। और अगर किलुआ आलू को नहीं लेकर आता, जो कि कोई भी विश पूरी कर सकती है और किसी को भी हील कर सकती है, तो गॉन यहाँ पर मर जाता और कोई भी लिटरली कोई भी उसको नहीं बचा पाता। और इसलिए इतनी खतरनाक फाइट थी और मेरे फेवरेट में से एक है। अगर तुमने हंटर एक्स हंटर नहीं देखा है तो जल्दी जाके देख लो। नंबर 2, तुम इतने कमाल के हो, लेकिन तुम्हें मानना होगा कि मैं जो कह रहा था वो सच था। तुम मेरी बात समझ रहे हो, है ना? गोकू वर्सेस जीरन। टोन ऑफ पावर के एंड के अंदर बचते हैं गोकू और जीरन, जो कि दोनों होते हैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर पूरे मल्टीवर्स के अंदर। गोकू के पास कोई भी एनर्जी नहीं होती है और जीरन उसको पीटते ही जाता है। और तभी गोकू अवेकन करता है अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। जब गोकू पहली बार इसको इस्तेमाल करता है तो किसी को भी समझ नहीं आता कि उसने क्या इस्तेमाल किया है, और जब सबको समझ आता है और किसी को भी यकीन नहीं होता कि गोकू ने क्या पा लिया है, उससे पा ली होती है एंजल्स की पावर, मतलब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। और इसकी वजह से वो जीरन से भी फाइट कर पा रहा होता है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है पूरे मल्टीवर्स के अंदर। लेकिन उनकी पहली फाइट के अंदर उसकी पावर काम नहीं करती है और वो वहां पर हार जाता है। लेकिन उनकी दूसरी फाइट के अंदर गोकू फाइट करता है और गोकू फाइनली सरपास कर लेता है सभी को, और वो बन जाता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। ये देखकर सभी गॉड्स खड़े हो जाते हैं और बीरस बोलता भी है कि गोकू ने कुछ ऐसा कर लिया है जो ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसके बाद वो जीरन को पीटने लग जाता है और जीरन उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और आखिर में जब जीरन अपनी फालतू बातें करता है और गोकू को गुस्सा दिला देता है, तब गोकू उसको ऐसा पीटता है कि जीरन भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो वहीं पे हार जाता है। लेकिन तभी गोकू की बॉडी बहुत टूट जाती है और वो हैंडल नहीं कर पाती अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को। और आखिर में गोकू, एंड्रॉइड 17 और फ्रीजा मिलकर हरा देते हैं जीरन को और बन जाते हैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के विनर्स। अगर गोकू यहाँ पे हार जाता तो यूनिवर्स 7 हमेशा के लिए रेड हो जाता और सब कुछ खत्म हो जाता। और गोकू ने लिटरली एक ऐसी पावर अवेकन कर ली जो ये किसी ने सोची भी नहीं होगी। और ये पूरे ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर सबसे बेस्ट फाइट में से एक है, मतलब पूरे ड्रैगन बॉल के अंदर। और तुम्हें पता है ये फाइट देखकर पूरा इंटरनेट भी टूट गया था, मतलब क्रंची रोल के सर्वर डाउन हो गए थे इस फाइट की वजह से। अब नॉर्मली तो ये नंबर 1 होती, लेकिन मेरे लिए कोई यार फाइट है जो कि नंबर 1 है। नंबर 1, नारुतो वर्सेस पेन। सही समझे, यही है मेरी नंबर 1 फाइट और मेरी फेवरेट फाइट। अब तुम सोचोगे ऐसा क्यों है, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट है। पेन जो कि कितना कूल दिखता है, वो आता है कोनोहा के अंदर और पूरा कोनोहा विलेज डिस्ट्रॉय कर देता है। वो ककाशी से लड़ता है और उनकी फाइट कितनी कूल होती है, लेकिन आखिर में पेन पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है और कुछ भी नहीं बचता। और तभी आता है नारुतो अपने स्टेज मोड के साथ। पेन के आने से पहले नारुतो ट्रेनिंग कर रहा था स्टेज के लिए और वो पूरे 1 हफ्ते के लिए ट्रेनिंग करता है वहां पर। तो हमने पूरी तरह देखा कि नारुतो क्या कर रहा था और उसने कैसे स्टेज मोड करवाया। और यहाँ पर फाइनली आ जाते हैं स्टेज मोड और पेन बिल्कुल सामने। नारुतो एक ही सेकंड के अंदर एक पेन को मार देता है जब वो सोनारी को मारने वाला होता है। पेन बड़े बड़े एनिमल समन करता है, लेकिन वो नारुतो के सामने कुछ भी नहीं कर पाते। नारुतो एक पेन से फाइट करता है, लेकिन वो रियलाइज कर लेता है कि सभी पेन की आंखें मिली हुई हैं, जिसका मतलब कोई भी अटैक काम नहीं करने वाला। लेकिन तब भी नारुतो एक ऐसी टेक्निक इस्तेमाल करता है जिससे वो बिना हाथ लगाए ही पेन को मार देता है। और वो उसकी सेज मोड की पावर होती है, पता नहीं उसका नाम क्या था, शायद उसका नाम था फ्रॉग कुमटे, लेकिन ऐसे कुछ था। लेकिन तब ये कितना कूल है। और तभी वो इस्तेमाल करता है अपना राशन शुरिकन। पहले तो उसको राशन शुरिकन सीधा जाके मारना पड़ता था, लेकिन सेज मोड के साथ वो बस उसको फेंक सकता है। जब वो उसको फेंकता है तो उसका राशन शुरिकन बड़ा हो जाता है और एक पेन को मार भी देता है उसकी मदद से।
नारुतो सेज मोड के अंदर लिटरली कागे लेवल पर पहुंच जाता है और ये कितना कूल होता है। पेन भी बोलता है नारुतो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, नारुतो का सेज मोड सिर्फ 5 मिनट के लिए काम करता है और जब एक और पेन को मार देता है तब उसका सेज मोड खत्म हो जाता है। लेकिन इसका जीनियस सोल्यूशन क्या था, अब सेज मोड कैसे काम करता है। सेज मोड को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें बिल्कुल स्टिल रहना पड़ता है और हिलना बिल्कुल भी नहीं पड़ता। तो नारुतो ने क्या किया कि शैडो क्लोन बना दिए जो कि बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे और वो अपने अंदर सेज एनर्जी को गैदर कर रहे होते हैं। और जब उसका सेज मोड खत्म हो जाता है तो उसका शैडो क्लोन जैसे जाता है उसके बाद सेज मोड वापस आ जाता है और ये कितना जीनियस है। और इसी मदद से वो पेन से फाइट कर पा रहा होता है। लेकिन एक पेन होता है जो कि किसी भी टेक्निक को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो नारुतो ने क्या किया, वो एक शूरिकन फेंकता है, बल्कि वो राशन शूरिकन नहीं होता है बल्कि वो नारुतो खुद होता है और यही मौका इस्तेमाल करके वो एक पेन को मार भी देता है। तभी पेन उसको बंद कर लेता है और यही मौका इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने देता है। लेकिन जो भी सेज एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर सकता वो लिटरली पत्थर बन जाता है और वो लिटरली मर जाता है। और यही इस्तेमाल करके नारुतो ने एक और पेन को मार दिया और ये कितना जीनियस है। और अब बचता है एक आखिरी पेन, लेकिन नारुतो का सेज मोड खत्म हो जाता है और नारुतो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। वो दोनों बात करते हैं जब तक हिनाटा आती है और नारुतो को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ही मार जाती है। और तभी नारुतो बन जाता है 6 टेल्स और वो लिटरली पेन को मारने लग जाता है। पेन को भी यकीन नहीं होता और ये फुल पावर इस्तेमाल करता है चिबाकू टेंसे के अंदर। और तभी नारुतो बनने वाला होता है पूरे 9 टेल्स और उन्हें पर पूरा कंट्रोल होने वाला होता है। और तभी आता है मिनाटो जो कि नारुतो को वापस से कंट्रोल देता है। फिर नारुतो में बचे सेज मोड के साथ पेन के साथ फाइट करता है, लेकिन उसका सेज मोड भी खत्म हो जाता है और आखिर में नारुतो बिना किसी सेज मोड के फाइट करता है पेन से। और आखिर में रसंगन के साथ वो पेन को फाइनली मार देता है और नारुतो ने फाइनली पेन को हरा दिया। इसके बाद नारुतो मिलता है नागाटो से, उसको टोकनो जुत्सु करता है और नागाटो सबको रिवाइव कर देता है और सब कुछ सही हो जाता है और नारुतो फाइनली बन जाता है एक हीरो। वैसे और भी फाइट थी जो कि अच्छी है, नारुतो के अंदर बहुत सारी है, लेकिन मेरे लिए टॉप 10 यही है। वैसे तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में नीचे कमेंट में बताओ। तुम्हारी टॉप 10 फेवरेट फाइट्स कौन सी है वो भी कमेंट कर देना। इसे लाइक कर देना, मेरे से सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।